So let's start a class. What was discussed in the last class, please? हाँ जी, तनुजा, am I audible? यस सर। क्या डिस्कस कर रहे थे हम कल षष्ठी? बताइएगा प्लीज। सर अभी कल का मैंने देखा नहीं है। So judicial powers of president and governor we ओके were ओके also ओके। discussing last time. आई थिंक जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हमने डिस्कस कर लिया था, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड Yes sir, yes sir. यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रेसिडेंट So governor. प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट Governor, एग्जीक्यूटिव, state स्टेट executive. एग्जीक्यूटिव। ओके, कंपैरेटिवली डिस्कशन चल रहा था हमारा। कल एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल? हैव यू सीन अबाउट दिस? कुछ ऑब्जर्वेशन किया आप लोगों ने? हाँ जी, किसी ने देखा जा करके? आलोक, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ, इसके बारे में देखा आपने कि क्या डिफरेंस है मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल में? हाँ, सर मनी बिल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर मनी बिल एंड नो फाइनेंशियल बिल? मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। मनी बिल इज गिवन 110 में सर। in article 110 and a financial bill 117 correct. So what is the difference between a money bill and a financial bill? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मनी बिल क्या है। अगर मनी बिल एक्सेप्ट नहीं हो, प्लीज नोट डाउन, कुछ डिफरेंस नोट कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल, उसके बाद हम डिस्कशन करें तो अच्छा रहेगा। यस, नोट डाउन the major difference between a money bill, the major difference between a money bill and a financial bill is that राज्यसभा कैन नॉट, अगर हम बात करते हैं यूनियन में मनी बिल की, तो राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द money bill, but this is not in the case of the financial bills, but this is not in the case of financial bills। मनी बिल। हाँ जी, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल्स। जनरली 1 to G तक आपने देखा था, जो चीज़ें दी गई हैं, जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है 1 to 110 में 1 to G तक जो कंडीशंस दी गई हैं, दैट ऑल, यानी कि लॉ रिलेटिंग टू ऑल दोज थिंग्स या बिल रिलेटिंग टू ऑल दोज थिंग्स A to G, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मनी बिल। बट फाइनेंशियल बिल क्या है? ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, एंड फाइनेंशियल बिल मे बी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, कुछ और भी उससे रिलेटेड अगर है तो वहां पर भी मनी बिल को लिया जा सकता है। लेकिन मनी बिल सिर्फ कहां तक सीमित है? हाँ जी, 10 A to G, 110 A to G. यस, 110 A to G। हाँ जी, इसके साथ ही एक चीज और है कि आपने देखा था कि मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, कहां इंट्रोड्यूस होता है वो? सेंट्रल, अगर हम बात करें मनी बिल की, यूनियन मनी बिल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कहां पर होगा वो? दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन द Lok Sabha. Lok Sabha. only in the Lok Sabha, okay, and it cannot be amended by Rajya Sabha, लेकिन financial bill can be amended by the Rajya Sabha. Are you getting my point? ऐश्वर्या, Yes sir. ये चीज समझ में आ रही है आपको? इसके साथ ही एक चीज और है कि जो मनी बिल है, इसको कौन अप्रूव करेगा कि दिस इज अ मनी बिल? आपने देखा होगा कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, एंड इसको कौन कहेगा कि दिस इज अ मनी बिल? हु विल सर्टिफाई दैट इट इज अ मनी बिल? स्पीकर? स्पीकर, करेक्ट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल सर्टिफाई एनी बिल if he thinks fit that it is a ordinary bill or money bill,
he will write on the bill that it is a money bill. Is it clear? But in a financial bill, there is no need to certification of the bill that it is a financial bill. Is it clear, Praveen? Yes, sir. क्या है कि देर इज नो नीड टू सर्टिफाई बाय द स्पीकर दैट इट इज अ फाइनेंशियल बिल. जरूरत नहीं है कि उसको स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करे कि ये फाइनेंशियल बिल है. करेक्ट? हाँ जी. तो इसके साथ ही ये आपका जो Sir, हाँ जी. and the financial bill can be introduced in any house of the parliament? No. Both bill can be introduced in only in the Lok Sabha. It means अगर वो यूनियन पर बात हो रही है, ठीक है, तो क्या है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. तो मनी बिल तो स्टेट में भी होता है ना, तो स्टेट में कहां पर होगा? इन लेजिस्लेटिव असेंबली. करेक्ट. हाँ, आपको समझ में आया. इसके साथ ही अब हम बात कर लें अगर, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने दो लोगों को डिस्कस किया. हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में किसको डिस्कस किया? गवर्नर. हमने बात करी उनके पावर एंड फंक्शन की, जो भी पावर एंड फंक्शन थे, क्वालिफिकेशंस, और उसके अलावा उनके जो भी सर्विस की जो क्वालिफिकेशंस थी, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन के साथ साथ हु मे वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. गवर्नर का तो इलेक्शन होता नहीं है. क्या होता है वहाँ पर? अपॉइंटमेंट होता है. तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी. टर्म डिस्कस किया कि दोनों का क्या टर्म होता है. कंपैरेटिवली काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी. लेकिन whether president can be re-elected, whether a person who is a president, can he contest in a election another time? Means Yes, sir. whether president can be re-elected? Yes, sir. Yes. Under which article it is written that president can be re-elected? एक president कई बार दूसरी बार भी president बन सकता है. Is there any article relating to this? 57. Please read the 57. तेजी से read करेंगे. Eligibility for re-election. Yes. 57. A person who holds or who has held office as a president shall, subject to the other provision of this constitution, be eligible for re-election to that office. Okay. ऐसा है, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज वेयर अ पर्सन कैन नॉट बी री इलेक्टेड. ओके. क्या है, कुछ ऐसी फंक्शनरीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका एक बार अगर सिलेक्शन हो गया या अपॉइंटमेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, तो उनको फिर दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. इज इट क्लियर? अभी आपको अभी आपको देखने को मिलेगा. अनुज, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. यहाँ पर पहले हम इसको डिस्कस कर लें. पता चलेगा आपको कि कौन कौन सी फंक्शनरीज ऐसी हैं जो एक बार अगर इलेक्ट हो गई तो उसके बाद फिर उनको इलेक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, या इलेक्शन नहीं, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उस ऑफिस पर. करेक्ट? हाँ जी. इसके साथ ही अपने अंडर विच आर्टिकल? So like president ऐसे can re-elect again and again like. यस, अगर वो क्वालिफिकेशंस फुलफिल करता है, एलिजिबिलिटी उसकी जो है अदर प्रोविजन, यानी सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Like okay, fine. नो, अगेन इलेक्शन होगा ना, दोबारा से प्रपोज किया जाएगा. that I get. होल प्रोसेस विल बी द सेम. मींस द पर्सन हु होल्ड द That ऑफिस. same person can be re-elected Yes, if yes. he holds the eligibility to be re-elected. यस, ऑफ कोर्स. Okay. इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज़ है जो कि ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है. तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है और गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. तो प्लीज़ ओथ एंड अफर्मेशन के लिए आप एक बार प्लीज़ देखेंगे प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन का कौन सा प्रोविजन है. प्लीज़. सर आर्टिकल 60 60 sir. आर्टिकल 60. एंड इन कंपैरेटिवली गवर्नर के ओथ एंड अफर्मेशन की बात कहाँ पर की गई है? हाँ जी, 159. प्लीज एक साथ इनको नोट कर लेंगे. ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट स्लैश गवर्नर अंडर 60 एंड 159. 60 एंड 159. यस प्लीज. ऐश्वर्य 60 आप रीड करेंगे और गुरलेन 159 को आप देखेंगे, अभी रीड करना है. प्लीज ऐश्वर्य रीड 60. Yes, sir. Article 60. Oath or affirmation by the President. Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form
That is to say, I, AB, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President or discharge the functions of the President of India and will do the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well being of the people of India. Correct, correct. There is one more confusion. Okay. Oath or affirmation. There is one schedule. There is one schedule relating to oath or affirmation. Yes, please. एक शेड्यूल है. Sir, 3. शेड्यूल 3 प्रोवाइड सम ओथ और अफर्मेशन, बट इन शेड्यूल 3 ओथ और अफर्मेशन किसका नहीं दिया गया वहां पर? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का. क्यों सृष्टि? सर मुझे बस नाम पता है 3 में Okay. एंड इन्फॉर्मेशन है. ओके ओके. एनीवन प्लीज शेड्यूल 3 का हेडलाइंस प्लीज. So it says forms of oaths or affirmations. यस, ओथ्स और अफर्मेशन. किसका ओथ और अफर्मेशन शेड्यूल 3 में दिया गया है? दिस इज अ क्वेश्चन. कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग ओथ और अफर्मेशन देखते हैं कि अच्छा शेड्यूल 3 में तो ओथ और अफर्मेशन दिया गया, तो आप लोग टिक करके चले आते हैं कि ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन इन शेड्यूल 3. लेकिन शेड्यूल 3 में कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, उनका ही ओथ और अफर्मेशन है. प्रेसिडेंट का ओथ और अफर्मेशन कहाँ पर दिया गया है? अंडर 60, Article 60. अंडर आर्टिकल 60. बट 3 में किसका दिया गया? एक बार यहाँ पर बस ओरली रीड कर लीजिए, ऊपर से बस देख लीजिए एक बार प्लीज. Whose oath or affirmation is given under Schedule 3? Please. Sir, Minister for the Union, Yes. candidate for the election to Parliament, Yes. Member of Parliament, Yes. Judge of Supreme Court and Comptroller and Auditor General of India, Uh, and Minister of State, yes. and election candidate for election to the legislature of the state, Yes. and um, Judge of High Court. Please, please, bus. Okay, okay. Judge of the High Court or Supreme Court. Oath and affirmation is given in Schedule 3. Schedule 3. Correct. Member of Parliament and Member of Legislative Assembly. Oath and affirmation is given under Schedule 3. Correct. Member of Legislative Assembly, Member of Legislative, Member of Legislative Assembly and Member of Parliament. दोनों ही ना? Yes, sir. 3 में ही है. जी. Okay. Now, the candidate who is going to contest election for member of parliament or member of legislative assembly, इनका भी ओथ और अफर्मेशन होता है पहले ही. क्यों? पहले होता है. एक बार जब इलेक्शन से पहले ही वो अपने आप को क्या करते हैं? अफर्म करते हैं. वो भी वहीं पर दिया है कैंडिडेसी के लिए. क्यों ऐश्वर्य? Yes, sir. तो आपने देखा कि ये चीजें इसके साथ ही कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, उसका भी ओथ एंड अफर्मेशन कहां पर है? शेड्यूल 3 में. लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं है. करेक्ट. तो प्रेसिडेंट कहां पर दिया गया है? सेक्शन आर्टिकल 60. एंड बिफोर whom he will take oath or affirmation? Chief Justice of India. Chief For Justice. the senior most judge of the Supreme Court in his absence. करेक्ट प्लीज. ओके, दैट्स इट. हाँ, इसके साथ ही 159. हेलो. यस सर. हाँ जी. ग्रोलिन प्लीज. 159. Article 159. Oath or affirmation by the governor. Every governor and every person discharging the functions of the governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court, exercising jurisdiction in relation to the state, or in his absence, the senior most judge of that High Court, available on oath or affirmation यस प्लीज in the प्लीज. following form. यहाँ पर आपने क्या देखा? अंडर आर्टिकल 159 गवर्नर विल टेक ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. ओके गुरलीन. चीफ जस्टिस ऑफ Chief Justice of that particular state. यस कंसर्न हाई कोर्ट. ओके. पर्टिकुलर स्टेट. चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, जहाँ पर वो गवर्नर बनाया गया. एंड if the chief justice of particular state, concerned state is not available, then before whom? Before the senior most judge of that particular high court. Correct. I think it is not disputed to anyone. किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर. Is it clear? No, sir. करेक्ट Yes, sir, clear. करेक्ट करेक्ट. लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर
कि हु इज द प्रिजर्वर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट सर। President. यस, कभी कभार आपके दिमाग में आता होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट इज Yes, sir. guardian of Fundamental right. fundamental rights of the citizens, and president is the preserver, defender and protector of the Constitution. Constitution. on what basis we are saying this? Article 60. Article 60. In his oath he say that he will defend, preserve and protect the constitution. Is it clear? यस सर। ये क्वेश्चन Yes, बन sir. चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो गार्जियन है, गार्जियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का? The Supreme Court. Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा तब तो कोई सुनेगा ना वहाँ, क्यों प्रवीण? अगर सुप्रीम कोर्ट Yes, sir. कोई ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो जाए देश में, सुप्रीम कोर्ट कोई जा ही नहीं रहा है और यहाँ गोलियाँ चल रही हैं, वायलेंस हो रहा है, मर रहे हैं लोग, तो कौन देखेगा इसको? कॉन्स्टिट्यूशन कौन कराएगा फॉलो? किसके हाथ में है सब कुछ? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, President of India. because he has taken the oath, he has taken the oath and affirmed that I will protect, preserve and defend the constitution. Is it clear? Now in state the same, I think oath or affirmation, एक बार देखिएगा क्या है? Yes, sir. Oath same है। क्या लिखा मतलब है? वहाँ गवर्नर हो गया है। क्या लिखा है? Sir, it is written, I, so and so, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will faithfully execute the office of governor or discharge the functions of the governor of the name of the state, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service Please, and welding of in the the people. state, who is the protector and preserver of the constitution? The governor. गवर्नर। गवर्नर। तो यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं लाना है, ओके? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा बहुत माइन्यूट चीज़ें समझ रहे हैं, ओके? आप ऐसे हवा हवाई नहीं पढ़ रहे हैं कि आया और गया राम, ठीक है? अच्छी चीज़ जान रहे हैं, इसको आप रिटेन करके रखिएगा, करेक्ट? आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बहुत लेवल के क्वेश्चन जब बनते हैं तब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वरना राज्यसभा का सभापति कौन होता है यही आता है, ओके? गुरलीन, कोई अच्छे एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे ना, मजबूत एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन लॉ ऑप्शनल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के लॉ ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तब जाके आप आंसर सही कर पाते हैं, क्यों गुरलीन? वरना इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट इन एवरी पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई पेपर हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या आएगा? अडॉप्टमेंट एंड इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ओथ ऑफ फॉर्मेशन के सर बाद, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ रिलेवेंट होना चाहिए प्रशांत थोड़ा सा। ये सर हाँ जी। सर ये गवर्नर जो है, मतलब ये तो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए बनाए जाते हैं, तो क्या मतलब ये 2 बार वो ओथ लेते हैं या फिर? बिल्कुल, जिस जिस जगह पर जाएंगे वहाँ वहाँ पर उनको ओथ लेनी पड़ेगी उस स्टेट में जाकर के एज ए गवर्नर, करेक्ट, बिल्कुल। ओके सर, हाँ, जितनी बार अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रशांत, तो कुछ ऑफिसेस हैं जो कि एग्जीक्यूटिव, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ही है, क्यों? यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन नहीं है? सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं है ओनली, उसके साथ और भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, क्यों गुरलीन? Yes, sir. आपने देखा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी आपने कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आल्सो द एग्जीक्यूटिव, गुरलीन? Yes, sir. Council of Ministers are also executive, and without his aid and advice, President shall not do anything generally. So please, Council of Minister कहाँ पर दिए गए हैं ये थोड़ा सा देखना है, where the Council of Minister is given and what percentage Council of Minister will be appointed. लोकसभा में कितने परसेंट, लोकसभा में कितने परसेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं? इज देयर एनी लिमिटेशन, और प्राइम मिनिस्टर में suggest to the president to appoint any person as a minister? What for what? संध्या, 15% किसका? ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
यही क्वेश्चन सिर्फ गलत होता है। प्लीज कम टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल कौन सा है प्लीज, कोई बताएगा? 74। 74 sir. Yes, please read the article 74 and you may find out the things which are very important, please. Okay sir. Article 74, Council of Ministers to aid and advise President. Please Clause 1. तनुजा यहीं पर रुक जाएंगे। आपने देखा था कि द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. एंड द रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द In the hands of Council of Council of Ministers. Ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज Prime Minister. Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर, PM. करेक्ट। यस यस, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आपने देखा कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्शन आर्टिकल 74 प्रोवाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जस्ट नाउ रीड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केयरफुली एंड प्लीज सी द कॉम्बिनेशन, सी द कंसिस्टेंस के क्या है इसमें, प्लीज। Okay sir. हाँ जी। Clause 1. There shall be a council of ministers with Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice. ओके प्लीज, यहाँ पर देखिए कोई फुटनोट दिया गया है क्या? इज देयर एनी फुटनोट? Yes, sir. यस, प्लीज सी द फुटनोट। व्हेन दिस फुटनोट इज एडेड, इंसर्टेड, क्या ऐड किया यहाँ पर कि प्रेसिडेंट Sir, सेल। it is substituted by 42nd Amendment Act. यस यस यस, प्लीज Yes sir. 9. प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि द वर्ड सेल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर मे इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर Shall. Shall. कौन से अमेंडमेंट के जरिए? 42nd. Second Amendment. 42nd अमेंडमेंट के जरिए। इमरजेंसी लगने के बाद 1975 में 76 में 42nd अमेंडमेंट हुआ और लिख दिया गया क्या कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले क्या था? प्रेसिडेंट मे एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976 दिस मे was inserted, may was substituted in the cell, correct? By which amendment this word was substituted? So 42nd. 42nd amendment 1976, correct? Please, second clause. Yes sir. So इसमें provided भी दिया था. हाँ जी जी, प्लीज प्लीज, बिल्कुल। Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. ओके ओके, प्लीज। एक मौका दिया गया है क्या कि प्रेसिडेंट को लगता है कि मेरे ऊपर दबाव डाल के लोग काम कराना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सेंड बैक दैट एडवाइस एंड से प्लीज कंसीडर इट देन अगेन सेंड टू मी। क्या है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है कि सर ऐसा काम करना है आपको, तो प्रेसिडेंट कहता है प्लीज सोच लीजिए एक बार, आप कह रहे हैं करने के लिए। क्या है ये? रिकंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट किसको कह सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार रिकंसिडरेशन करने के लिए कह सकता है। किसको रिकंसिडर करिए? यस, इज देयर एनी डाउट एनीवन प्लीज? हाँ So जी। one question, sir, मतलब what is the benefit of this की reconsideration? एक्चुअली देखिए, एक्चुअली तनुजा, जब इमरजेंसी लागू हुई 1975 में, तो माननीय जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि लगा दीजिए इमरजेंसी, उन्होंने लगा दी। लेकिन अब क्या है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब पावरफुल कौन हो गया है? कौन पावरफुल हो गया है? पहले प्रेसिडेंट पावरफुल था, Council of Ministers. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावरफुल हो गया, तो उसको कमजोर करने के लिए क्या किया गया? एक प्रोविजन जोड़ दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को एकदम से एक्टिवेट नहीं कर देना है। क्यों? क्या करना है? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये देश के हित में नहीं है, तो एक बार उसको क्या करेगा? रिकंसीडर करने के लिए भेज देगा। क्यों तनुजा? तो ये क्या होगा? बट इसमें अगर वो रिकंसिडर के लिए भेज रहे हैं, फिर वापस भी तो उसको वही करना पड़ेगा ना। अगर उन्होंने वापस लेकिन अगर तनुजा, अगर प्रेसिडेंट ने कुछ समझाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उनको ऑन द स्पॉट समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन बाद समझ में आ गया, तो वो चेंज कर सकते that हैं। can be a thing. यस, क्या है कि कूलिंग पीरियड है, गुस्से में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कोई डिसीजन लेने लग गए, प्रेसिडेंट से कहना नहीं आपको करना है, साइन करिए आप इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट तुरंत साइन नहीं करेगा, कह देगा रखिए, आई विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यू, बट
I will give you one more chance to consider this, okay? Reconsider this suggestion, okay? इससे नुकसान हो सकते हैं. हाँ जी. Now, please. Sir? हाँ जी. Sir, for how long can a president postpone giving assent to a bill that has been passed by both the houses of the parliament? That is a different thing, मोहसिन. यहाँ पर बिल की बात नहीं हो रही है. Sir, बस president की काउंसिल power ऑफ मिनिस्टर अपने जो बिजनेस को करेगा ना, उस बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर. गवर्नमेंट बिजनेस करती है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, क्यों? जी सर. तो डिसीजन लेती है, पॉलिसी फ्रेम कराती है, सारी चीज़ें करती है. यहाँ पर बिल की बात नहीं है. बिल के लिए अलग प्रोसीजर दिया गया है. दैट प्रोसीजर विल बी फॉलोड इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, एनी अदर बिल. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. Okay sir. ओके. नाउ आपने देखा कि ये तो 74 की बात किसकी हो गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. और भी कोई प्रोविजन है? ये सर क्लॉज 2 है. यस. So clause 2, the question whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into in any court. Okay, it means any advice, if any advice is given by a cabinet to the president to take decision, then that advice cannot be questioned in a court of law. अगर प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो डिसीजन एडवाइस पर लिया है, लेकिन वो एडवाइस क्या नहीं की जा सकती है? It cannot be ऐसे That cannot be challenged in court. questioned. That cannot be questioned in the court. It is a prohibitory. That court cannot take a judicial review over the decision of the president. क्यों? और वो कहे कि आप मटेरियल लाइए हमारे सामने, किस बेस पे आपने डिसीजन लिया है, क्यों? मोशन. That advice cannot be questioned in the court कि on what basis you are advising to the president. आपके पास कितना सबूत मजबूत है? नहीं, बिल्कुल नहीं. किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. ठीक है. हाँ जी. अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद एक और आपका जो एग्जीक्यूटिव है जिसकी हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जिनकी अगर हम बात रन करते हैं गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर. 75 प्लीज़ एक बार रीड करेंगे. अदर मिनिस्टर्स, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स. हाँ जी प्लीज़. Yes, sir. हाँ जी. Shall I? हाँ, यस प्लीज़. Other provisions as to minister, clause 1, the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. प्लीज़. कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर इज ये आपने पहले बताया हाँ था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने देखा ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यपाल का यानी गवर्नर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है. ठीक है. तो अगर कोई पूछता है कि अंडर विच आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज गिवन, 75, 76, 77, 75 क्लॉज 1, 75 क्लॉज 2, 75 क्लॉज 3, 70 क्लॉज 4, यहाँ पर क्लॉज तक पूछ दी जाती है. पता है आपको? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. प्रोविजंस रिलेटिंग टू अदर मिनिस्टर्स, जैसे 75 क्लॉज 3, दैट इज़ अ वेरी आई थिंक फेमस क्लॉज, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स. क्यों? क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ये आपने हमेशा सुना होगा कहते हुए. तो 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो ऐसे ही आपको क्या है कि 75 में क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू अदर मिनिस्टर्स. ओके. एंड अदर मिनिस्टर की बात छोड़िए, पहले क्या है, प्राइम मिनिस्टर दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द president and the other ministers by the Shall be appointed by- president on the advice of the prime Advice of the prime minister. correct other advice of the prime minister means president ही ministers appoint करेगा, president ही prime minister appoint करेगा, लेकिन ministers appoint करते समय वो किससे सलाह लेगा? प्राइम मिनिस्टर से. ओके. देखिए एक चीज़ और आपको क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेगा कुछ भी. हो सकता है कि प्रोटेम एक कैबिनेट पहले से हो. क्यों बताइए? तो यहाँ पर किससे बात करनी है? प्राइम मिनिस्टर से पूछना है कि किसको आपकी मिनिस्ट्री में रखना है. ठीक है. इसके साथ ही ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार प्लीज़ ये क्लॉज 2 और 3 आप पढ़ेंगे प्लीज़. हाँ 1A 1B भी रीड करना है प्लीज़. पहले तो इसका फुटनोट रीड करना है कि 1A 1B जो है ये अभी रिसेंटली जुड़े हुए हैं. हाँ जी. So 1A has been inserted by the 44th amendment.
Yes. Act 1978. Yes. Shall I read the clause? When 1A 1B is added, So 1A has been added in 44th Amendment 1978 and 1B 91st Amendment Act 2003. आई थिंक एक साथ ही दोनों ऐड हुए हैं. Yes, sir. 1AB 91st Amendment में. So Yes. 91st Amendment 2003. Correct. 91st No, Amendment. sorry sir. Yeah, दोनों से 2003 में. Sorry. Yes. A and B, clause 1A and clause 1B both were inserted by the 91st Amendment 2003. अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, सेम प्रोविज़न. अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो 64 एंड 65 में प्लीज़, गुरमीत क्या नाम है तुम्हारा, सॉरी गुरलीन, यस सर. स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम प्रोविजन दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर की जगह पर वहां पर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्लीज एक साथ ही इनको पढ़ लीजिए ताकि दोनों में प्रोविजन सेम है और अमेंडमेंट भी सेम अप्लाई हुआ है. यस प्लीज. 164 65 एक बार प्लीज देखिएगा, प्लीज जाकर वहां. सर 164 talk. हाँ. Yes sir. 164 talks about other provisions as to ministers. एंड प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर के लिए क्या प्रोविजन है, सर चीफ मिनिस्टर पे ही बता रही हूँ. क्या लिखा है? 164 is for chief minister, sir. यस. Yes sir. एंड अदर मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर. So 163 is for the Council of Minister to aid and advise governor, and 164 is other minister as to a other provision as to a minister. Okay. Just there is a one question that who will appoint the chief minister, under which article it is given, please. Sir 164 clause 1. 164. 164 Clause 1. clause 1. Okay. And where the council of minister will assist the governor, under which article? 163. 163. Okay. It means, please just wait. It means 74/163. 3. Yes, sir. Please. 74 Yes, sir. slash 163 and provision relating to the aid and advice to the president and the governor by the council of minister respectively. Is that clear? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को यहाँ पर प्लीज? No, sir. No sir. Okay. Now the another combination, that is a 75/164. That is a provision relating to the other ministers, appointment of prime minister slash appointment of chief minister and other minister. Is it clear? Yes sir. Now इसके नीचे एक चीज और लिखेंगे, clause 1A 1B under 75 and clause 1A and clause 1B under article 164 both were inserted by the 91st Amendment 2003. Am I correct? हाँ जी प्रवीण. Yes, sir. Correct. Yes sir. Clause 1A and clause 1B of article 75 and clause 1A and clause 1B of article 164 both were inserted by 91st Amendment 2003. 3. अब बात आती है कि दोनों ही प्रोविजंस में सिमिलर चीज लिखी हुई है, मींस दे हैव लिमिटेड द साइज ऑफ द कैबिनेट. They have limited the size of cabinet at the state level also and central level also. So what percentage means, what will be the size of the cabinet, please, in union? 1A, please कोई 1A read करेगा. So 75 So 75 clause 1. Yes please. Clause 1A. The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People. Okay, please यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे.
15% of total members of the Lok Sabha, total members Rajya Sabha, total members of the House of total members of the both houses of Parliament. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे, क्यों? Yes, sir. The size of Council of Minister at the Union shall be 15%, not more than the 15% of the Lok Sabha, member of the Lok Sabha. Is it clear? Including the Prime Minister. Yes, sir. कितने होंगे? 15% लोकसभा में जितने मेंबर होंगे उनके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार नहीं किए जाएंगे. कैबिनेट का साइज कितना होगा? 15% ऑफ, हाँ जी, Member of House of People. correct. Now at the state government, what is the size of cabinet? That is a So same The same thing, 15% of total 15%. number of member of legislative assembly of the state. yes, total members of the legislative assembly कितने? 15% legislative 15%. assembly के. हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ ऐसा मत कर दीजिएगा कि गलती हो जाए कोई, ठीक है? तो आपको ये 1A पता चला, इंसर्टेड बाई 91st 91 amendment. 91. यस 91st अमेंडमेंट 2003. कंफ्यूज नहीं होइएगा 93rd अमेंडमेंट से. प्लीज कोई बता सकता है कि 93rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? बता दीजिएगा, वरना समझ लीजिए क्योंकि पंचायत. साहब इतना भी मतलब जो है गलतियां मत करिए. सॉरी कुछ सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कैसे आपने बोल दिया पंचायत है? तो ईयर कंफ्यूज हो गया थोड़ा. कैसे मतलब आप कुछ तो सेंस रखिए. बताइए प्लीज शशि. ईयर बता देता हूं, बता दूं 2008 या 9? 2008 या 9 एजुकेशन से रिलेटेड है प्रोविजन. हाँ जी. Yes, sir. The 93rd Constitution Amendment No, allowed no, the no, no, government to make a special provision for the advancement of any social and educational backward classes of citizen, including their admission in aid or unaided private educational institutions. 27% सीट्स का रिजर्वेशन है. क्यों? क्या है ये? 93rd अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजन जोड़े गए. क्यों? चलिए 15 क्लॉज 5. 5, yes, 15 clause 5 and 16 clause 5 both were inserted I think. क्यों? जी सर. कब इंसर्ट किए गए ये? So 93rd Amendment Act 2005. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. 2005 है, 9 नहीं था. आई एम सॉरी. 93rd अमेंडमेंट 27% रिजर्वेशन सर. यस 27. तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? एंड 91st अमेंडमेंट के जरिए क्या जोड़ा गया? क्लॉज 1A and clause 1B 75 and 164 clause 1A and 1B. Size of the cabinet that was fixed 15% of the Lok Sabha, correct? 15% of the state legislative assembly, okay, including the prime minister, including the chief minister and other side. Is it clear? Yes, sir. Now clause 2 is also inserted. तो clause 2 में क्या है इसको भी देख लीजिए दोनों जगह, ताकि आपको पता चले कि क्या है ये. हाँ जी. So 1B. A Yes. member of either House of Parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that House under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contends any election to either House of Parliament before the expiry of such period till the date on which he is declared elected, whichever is earlier. Okay. It means a member of either House of Parliament belonging to any political party who is disqualified for being member of the House under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed a minister under clause 1 for the duration of period commencing from the date of his disqualification. अगर कोई व्यक्ति अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों तरफ राज्यसभा और, हाँ एक चीज़ और है,
कोई ये बता सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही होंगे? क्यों? यस सर। तो मिनिस्टर क्या राज्यसभा से बनाया जा सकता है क्या? यस सर। कैबिनेट में Yes, sir. जो ये 15% है, ये 15% साइज है लोकसभा, उनके मेंबर्स नहीं है। कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पे कि द कैबिनेट shall not exceed the number 15% of the Lok Sabha. It doesn't mean that the member from the 15% of Lok Sabha 15% लोकसभा के मेंबर को बना दिया जाएगा, नहीं, दोनों हाउसेस से लिए जाएंगे, बट स्ट्रेंथ shall not exceed 15% of the लोकसभा. Is it clear, गुरलीन? यस सर। क्या समझ में आया? कि सर साइज जो लेना है वो 15% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द लोकसभा लेना है हाँ एंड जी। नॉट आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इसका मतलब क्या है? हाउस का मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं का भी व्यक्ति मेंबर अगर है वो बन सकता है ना मिनिस्टर? यस सर। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ लोकसभा का मेंबर है तो वो मिनिस्टर बन सकता है, उसको कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्यसभा का भी तो मेंबर बन सकता है ना, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे कि प्रेसिडेंट से कहे कि इसको अपॉइंट कर दीजिए। बताइए, एनीवन प्लीज? अनुज? यस सर। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है और कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, whether the member of the Rajya Sabha can be appointed as a council of minister? Yes sir. Yes. And what will the size of the council of minister? That size is Not exceed 50%. cannot exceed 15% of लोकसभा। लोकसभा Yes, sir. उसके साइज से 15% लोकसभा सिर्फ रहेगा, लोकसभा के साइज से 15% सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। वो कहीं के भी हो सकते हैं, कहाँ? लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। यस, करेक्ट सनी। इज इट क्लियर? एंड इफ एनी पर्सन इज डिसक्वालिफाइड, अगर हम बात करें यूनियन में कोई व्यक्ति डिसक्वालीफाई हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो उसकी मेंबरशिप जो वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा ना गुरलीन? यस सर, क्लॉज 2 ऑफ 10th शेड्यूल में जो डिस्क्वालिफाइड है दे आर नॉट एलिजिबल हियर आल्सो। यस, ऐसा नहीं है कि मतलब आप पार्टी बदल लीजिए 10th शेड्यूल में और पार्टी बदलने के बाद इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं ही, डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि आप पार्टी बदलेंगे तो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप 10th शेड्यूल में। लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद भी आप मिनिस्टर बने रह जाएं, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। करेक्ट? यस सर। क्लॉज 1B दोनों तरफ सेम पोजीशन की बात करता है। इज इट क्लियर? इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और हमने फंक्शनरी की बात की थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? हाँ जी, एक चीज़ और इसमें है, छूट रही है, जो है कि जो मिनिस्टर है वो कितने दिन तक रहेगा मिनिस्टर? व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टर्म ऑफ मिनिस्टर? कब तक मिनिस्टर रहेगा? 5 years। 5 years। गुरलीन कहीं पर लिखा 6 है? months. 6 months sir. नो 6 मंथ क्यों रहेगा? कोई मिनिस्टर 6 मंथ रहता है? इतने साल से वो गृह मंत्री। जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक। नो, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट। अरे प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेगा इसको हटा दो, हटा देगा। क्यों? जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है इसको बना दो तो बना दिया। क्यों? ही इज टिटुलर हेड, रबर स्टैंप है, जो भी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कहेगी हटाओ उसको हटा देंगे। ठीक है? तो ये कहां दिया गया है? क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग During the pleasure of president. Yes, the same provision is given under under Article 164. A minister of state shall hold the office during the pleasure of गवर्नर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी। मिनिस्टर में पीएम भी आ जाएंगे इसमें प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत। अगर देखिए ऐसा है कि पीएम की बात नहीं हो रही यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है तो वो भी मतलब मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, जनरल मिनिस्टर की बात हो रही है जो मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, और मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कहने से। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर, लेकिन इसमें साफ साफ थोड़ी कहा गया कि मिनिस्टर ही होगा। क्यों? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है क्या इसमें अनुज?
नहीं सर, मिनिस्टर्स लिखा हुआ है। तब मिनिस्टर्स का मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या मिनिस्टर है? उसकी पोस्ट क्या है? ही इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, नेम के साथ। क्यों? ही इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर एज नेम, मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, किसी से पूछ के नहीं अपॉइंट किया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, but minister shall be appointed through after the advice of the prime minister. Correct? आप समझ रहे हैं? यस सर। नाउ प्लीज इसके साथ ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? The House of People. Even लोकसभा के साथ। even council of ministers consists the member from the Rajya Sabha. Are you getting my point? Even council of ministers consists the member from the Rajya Sabha, but all are collectively responsible to the of the people. House of the people, that is a Lok Sabha. माना राज्यसभा के आप मेंबर हैं, लेकिन जब आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया है, आपको मिनिस्टर बनाया गया है कैबिनेट में, उस समय आपकी जिम्मेदारी किसके लिए बनती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इज इट क्लियर? क्लॉज 3 75 क्लॉज 3 ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि अंडर विच आर्टिकल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गिवन? अंडर क्लॉज 75 क्लॉज क्लॉज 3। थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। मुझे तो चिल्लाते चिल्लाते मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इतना अगर एम्फेसिस करके मैंने कभी पढ़ा होता तो शायद टॉप कर दिया होता। पता है कृतिका, जितना तुम लोगों को ये क्लॉज टू क्लॉज पता चल जा रहा है ना, इतना हमको तो शायद किसी ने नहीं पढ़ाया और ना ही कोई पढ़ाएगा। क्योंकि इतना क्यों चिल्लाएगा वो? क्यों बताइए तनुजा? Yes, sir. वो क्यों चिल्लाएगा इतना? वो कह देगा आपको जाइए 75 पढ़ लीजिए, 76 पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। जब तक आप हिट नहीं करेंगे आप कैसे जान पाएंगे? बताइए, आपको कुछ नया मिलता है कि नहीं मिलता है गुरलीन, या फिर जो आप जानते थे वही जान पा रहे हैं यहाँ? एनीवन प्लीज? No, sir, नहीं है। सर रोज नया मिलता है। कुछ ऐसा आपको मिलता है कि नहीं मिलता कि आप जानते थे उससे अलग कुछ जान गए डेली क्लास में? अनुज? Definitely, sir, नहीं। कि ऐसा तो नहीं कि मतलब ये मुझे पता था प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन कुछ नया निकल कर आपको आर्टिकल्स में आता है कि हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा हो ऐसा है? No, sir, even फैकल्टी में भी ऐसे पढ़ते थे, बट आई डोंट थिंक इतना एक्चुअली आपको जब ये चीज़ें आपको क्लियरली होंगी ना, आपका मैंने आपको बताया ना, एक समय आपका ये आएगा कि आप जिस प्री में बैठेंगे ना, आप मेंस लिखेंगे। आई एम एश्योरिंग यू, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? हो सकता है ये टाइम टेकिंग है। आप देख रहे हैं 3 महीने हो गया क्लास पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है? लेकिन ये इतना आपको मजबूती देगा ना कि आप एक ही बार में एलिमिनेट कर देंगे आंसर, अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है अनामिका? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है प्लीज? सर अभी मैं यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं हूँ सर, मैंने किया है सॉल्व, मतलब स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सर वो तो काफी मतलब ऐसा लगता है कि आपने उसी हिसाब से पढ़ा है कि जो एग्जाम में पूछता है वो वही है, मतलब वो क्योंकि डायरेक्ट हिट करता है सर नोट्स। क्योंकि इसलिए है क्योंकि इतने एग्जाम दे दिया हूँ ना कि एक एक क्लॉज में इतनी इतनी गलतियां कर चुका हूँ। वो गलतियां तुम लोग ना करो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं पहली बार में मैंने मालूम क्या गलत किया था? प्राइम मिनिस्टर के प्रोविजन में मैंने गलत किया था, वेदर ही इज अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड। अब हमने तो देखा था इलेक्शन होता है, हमने तो देखा था इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का। कौन? मोदी जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री, हम तो उसी बेस पे चल रहे थे बिना पढ़े। क्यों? यस सर। वोट डालने मोदी जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी, हमें लगा कि यही वोट से मोदी जी बनते हैं। क्यों बताइए? तो हमने कौन सा एग्जाम था सर? सारे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। आई थिंक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलएम एंट्रेंस बहुत सरल नहीं आता है, टफ आता है। आप समझ रहे हैं? उस समय 175 क्वेश्चंस आते थे, 175 क्वेश्चंस आते थे। थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है अगर सब्जेक्ट के सारे, तो यहाँ पर 40-50 नंबर से ज़्यादा कोई नहीं पाता है। 700 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाता है आदमी तो 250 नंबर बस, अगर उसने थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं लॉ की है, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी। तो ये जो आप समझ रहे हैं ना, जो मेरे अंदर जो पढ़ने का तरीका है वो उसी एग्ज़ाम से आया है। पता है पहली बार मेरी रैंक 94 आई थी, पता है, जबकि मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं श्योर था कि मेरा एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा।
लेकिन मैं कितने रैंक में था? हाँ जी 94 sir. 94 रैंक। ऑल इंडिया 94 खराब नहीं होती है, जनरल में But sir, 94, seats कम है. लेकिन यहाँ पर सीट्स 54 Seats थी। कम है. यस 54 सीट्स थी, और ये समझ लीजिए कि मैं सिर्फ विश्वविद्यालय गेट पर आके रह गया था, पता है, कैंपस तक नहीं पहुंचा था। कहाँ तक पहुंचा था 94 में? विश्वविद्यालय Sir, मेट्रो आपने तक। LLB से आपने DUC की थी नहीं और नहीं, मेरा BHU BHU से, से. BHU अच्छा, से। अच्छा. तो समझ लीजिए कि मतलब मैं इतनी दूर था 94 रैंक में, विश्वविद्यालय मेट्रो से और कैंपस लॉ सेंटर के आसपास। बस 94 रैंक के बाद मेरा मार्क्स 385 था और 94 रैंक थी। लेकिन जब दूसरी बार एग्जाम दिया मैंने DU के LLM का, उस समय रैंक थी मेरी 13, यानी 94 से मैं कितनी रैंक पे आया? जनरल 13 पे। 13 लेकिन मार्क्स का डिफरेंस अगर मैं बताऊं आपको तो आप लोग चौंक जाएंगे। पता है 144 मार्क्स बढ़ा था, 385 से मेरा मार्क्स हुआ था 527। गुरलीन, क्या समझ में आया? मतलब इतना टफ कंपटीशन था। मुझे लग रहा था कि अरे 94 रैंक है मेरी, बस कितनी कम है, 30-40 कम है। 30-40 लोग नहीं थे उस बीच में, कितने लोग थे? 527 नंबर मेरा था, और 385 से 527 नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कितना डिफरेंस मार्क्स का है? 1-2 नंबर का डिफरेंस नहीं है, मोर देन 140 मार्क्स, 140 मार्क्स का डिफरेंस था। आप समझिए, मतलब 1 साल तैयारी किया, 1 साल मतलब लगातार काम तैयारी, तब जाकर के 144 नंबर की बढ़त के साथ आपको 13वीं रैंक पे रखा गया, 94 से उठा करके और 13वीं रैंक पे। आप समझिए, आप समझ रहे हैं? तो ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग जब सब्जेक्ट की होगी तो आपको लगेगा कि ये मॉडल पेपर है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, करेक्ट? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यहां से क्वेश्चन पेपर आप बनाना सीख जाएंगे कि यहां से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इज इट क्लियर अनुज? यस सर। हाँ जी, इसके साथ ही एक जो आर्टिकल है, हाँ जी प्रवीण। सर 1B की जो लास्ट लाइन है वो समझ नहीं आई। वेयर ही कंटेस्ट एनी इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड टिल द डेट ऑन विच ही इज डिक्लेयर इलेक्टेड। ओके, देखिए ऐसा है कि उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़के जीतना पड़ेगा अगर मिनिस्टर बनना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देखते होंगे ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मिनिस्टर होते हुए, तो क्या करेंगे, उसको क्या करना है, उसको जीत करके वापस आना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके आनी पड़ेगी, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्रवीण? क्या है, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर आ जाती है, मिनिस्टर थे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मिनिस्टर भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, दोबारा से इलेक्शन हो, जीत कर आइए, फिर से आपको बना दिया जाएगा, करेक्ट? हाँ जी गुरलीन। यस सर। हाँ, इसके साथ ही एक और फंक्शनरी है जिसकी बात हम करने वाले हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 76. Attorney General of India, that he will be the first law officer of this country and he is highest law officer of this country. And इसके साथ ही कहा कि who will appoint this person? Attorney General of India को कौन अपॉइंट करेगा? President shall appoint a person who is qualified to be the judge of the Supreme Court of India. क्या क्वालिफिकेशन है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन रखता हो नहीं, क्या हो? पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, कि वो अपॉइंट किया जा सकता हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसी क्वालिफिकेशन उसकी हो, ठीक है? तो इसके लिए आप अगर चाहेंगे तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 124 है वहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोज ऑल क्वालिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसके साथ ही अब आप देखेंगे कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी यस सर। हाँ जी, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? Sir, to give advice to the Yes. government of India upon such legal matters. ओके करेक्ट। इसके साथ ही उसको एक राइट मिला हुआ है, क्लॉज 3 में देख लीजिएगा प्लीज। परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस। हाँ जी। इसके साथ ही टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म क्या रहेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जनरली अगर नहीं हटाया गया तो कितने दिन तक? कुछ टाइम दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। क्या करेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रेमोनरेशन शैल बी एज अकॉर्डेंस विद द प्रेसिडेंट। जो भी उसके लिए रेमोनरेशन तय करेगा वो सारी चीजें। इज इट क्लियर?
Yes, sir. हाँ, इसके साथ ही एक 78 देखना है, 77 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 में देखा है, हाँ जी सृष्टि, सर टेन्योर तो 5 ईयर का ही होता है ना अटॉर्नी जनरल का। ऐसा वैसे लिखा नहीं है यहाँ पर, प्लीज़ जनरली सर दिया, हाँ जी यहाँ सर पर ये जो के वेणुगोपाल थे ये 5 ईयर के लिए थे, 5 ईयर के बाद इनको रीइलेक्ट किया गया था। एक्चुअली क्या है, जब बात की जाती है कि प्रेसिडेंट इसके लिए रूल बनाएगा कितने दिन रहना है, तो हो सकता है उसने क्या रूल बनाया है, डिपेंड करता है। ठीक है सृष्टि, प्रोविजन में नहीं दिया गया है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हो सकता है 5 साल, 5.5 साल, 6 साल, जैसा मन करेगा उसका। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं है। हाँ, हो सकता है प्रेसिडेंट कह दे कि आपको 5 साल के लिए बनाते हैं, तो उसका प्लेजर ही तो है 5 साल, क्यों? यस सर। यस। इसके साथ ही बात आती है कि ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 78। ओके 78 करेक्ट। ये प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेगा सारी की सारी माइन्यूट डिटेल्स, जो भी बिजनेस चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसा पॉलिसी है, क्या बना रहे हैं, एवरीथिंग शैल बी इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जानकारी जरूर देता रहेगा। ठीक है गुरलीन, अंडर विच आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर शैल इन्फॉर्म अबाउट द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अंडर विच आर्टिकल? 77। 78 सॉरी 78 करेक्ट। Is it clear? तो ये कंडक्ट ऑफ Yes. बिजनेस 77 में है। Conduct of business is different thing, but information of the conduct of the business of the government, that will be informed to the President of India by the Prime Minister. It is a duty of the Prime Minister under Article 1 and under Article 78 of the Constitution of India. Is that clear? हाँ जी यस सर। ओके सो आज के लिए वैसे प्लीज़ इतना ही काफ़ी है। आई एम वेरी सॉरी, टुडे आई हैव टू गो टू स्टेशन, वहाँ पे मुझे कुछ किसी को रिसीव करना है। ठीक है, तो आज मैंने पहले नहीं आपको बताया, मैंने सोचा था कि 7 o'clock आपको बता देंगे। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ यस प्रशांत। सर एक डाउट था, पिछली क्लास का है। हाँ प्लीज। ये आर्टिकल 123 से पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। यस, तो सर वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि 6 वीक के लिए मैक्सिमम मतलब हो सकता है। जी जी। लेकिन मैंने उसको मतलब और कई जगह से क्रॉस चेक किया, तो मतलब मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ 6 वीक हो सकता है। प्रशांत आप लोग जो भी वेरीफाई किया करिए प्लीज़, ये एक छोटी सी किताब है, इससे वेरीफाई किया करिए। यस सर। किसी किताब को मैं नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ किसको मानता हूँ तनुजा? इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, और वो भी अमेंडेड प्लीज सर। लेकिन हम बताते हैं, एक्चुअली वो कहीं पर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कहीं पर कोई बुक में दे दिया, गलत लिख दिया, छाप दिया, इससे आपके अंडरस्टैंडिंग को वो गलत करेंगे। आपको सीधा प्रोविजन पर जाना है और प्रोविजन चेक करना है। करेक्ट, 123 एंड 213 एक बार पूरा रीड करना, साफ साफ लिखा मिलेगा तुम्हें। करेक्ट, डाउट की कोई जरूरत नहीं प्रशांत। ओके, दुनिया क्या, लेकिन उसमें लिखा है कि प्रशांत सर उसमें लिखा है किसमें मतलब किसमें 123 में ही। हाँ जी बताइए सर 123 आर्टिकल 123 में, हाँ जी, कि पार्लियामेंट के सेशन के आने के बाद में 6 वीक तक सिर्फ रहेगा। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट सेशन में 6 महीने के बाद आती है, डिपेंड तो कर, अगर बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल आज उसको सेशन उसको खत्म हुआ, हमारी बात समझ रहे हो। अगर आज ही सेशन खत्म हो गया, आज सेशन खत्म हुआ और उसके बाद एकदम से लाना है, एकदम से लानी है, अगर वो कोई लाना है तो 6 महीने प्लस आगे 6 वीक्स हो जाएगा ना फिर तो, क्यों? यस सर। हाँ जी, तो बट इट कैन बी मोर आल्सो ना, अगर 6 महीने से ज्यादा नहीं आते तो। बिल्कुल बिल्कुल, basically the 6 month whenever the मतलब session mate is coming after that plus 6 months. okay